राजधानी भोपाल के रेडिसन होटल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय हिंदी विद्यापीठ का सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें विद्या वाचस्पति सारस्वत सम्मान हुआ। आपको बता दें, कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रिटायर्ड जज देवेंद्र कुमार जैन शामिल हुए। साथ ही कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यापीठ के कुलपति डॉक्टर इंदुभूषण मिश्रा ने की। मुख्य वक्ता के रूप में अंतर्राष्ट्रीय कथावाचिका दीपा मिश्रा मुख्य रूप से मौजूद रही। कार्यक्रम में हिंदी भाषा को लेकर देश भर में किए गए कार्यों की सराहना करते हुए उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया गया और इस दौरान कार्यक्रम में विद्यापीठ द्वारा मानक उपाधियां दी गई। साधना न्यूज के चैनल हेड अरुण सक्सेना को भी मानक उपाधि दी गई। आपको बता दें, वक्ताओं ने हिंदी भाषा को लेकर अपने अपने विचार प्रस्तुत किए, साथ ही हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए लोगों को प्रेरित किया। कार्यक्रम में वक्ताओं और अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। अरुण सक्सेना जी को उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों और हिंदी पत्रकारिता, स्वास्थ्य जागरूकता एवं समाज सेवा के क्षेत्र में किए गए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के आधार पर किए गए शोध कार्यों और सामाजिक कार्यों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय हिंदी विद्यापीठ उत्तर प्रदेश द्वारा यह सम्मान विद्यापीठ की प्रबंध कार्यकारिणी की अनुशंसा पर प्रदान किया गया। गौरतलब है कि अरुण सक्सेना ने इसके पूर्व एमफिल के लिए बने शोध प्रबंध विषय अनुसूचित जाति कन्या शिक्षा के प्रति उनके अभिभावकों का दृष्टिकोण विषय पर अपना लघु शोध प्रबंध प्रस्तुत किया था, जिसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किया गया था। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देवेंद्र कुमार जैन, सेवानिवृत्त न्यायाधीश मध्य प्रदेश शासन और अध्यक्षता विद्यापीठ के कुलपति डॉक्टर इंदुभूषण मिश्रा, मुख्य वक्ता प्रसिद्ध कथावाचक सुश्री दीपा मिश्रा और विशिष्ट अतिथि डॉक्टर विश्वनाथ पाड़ीग्राही और डॉक्टर किरण बोंगले, राष्ट्रीय संयोजक सहित विभिन्न क्षेत्रों में उपाधि लेने वाले 60 प्रतिभागी मौजूद रहे। उस भगवान की अनुकंपा की समीक्षा कीजिए। आपको मानव बना दिया और धर्म सम्मत बना दिया, तो धर्म सम्मत बना दिया और उसमें भी चातुर्वर्णम मया सिस्टम गुण कर्म विभाग से करते करते बंटवारा करते करते आपको श्रेष्ठता प्रदान कर श्रेष्ठ प्रदान कर दिए कि आप जो है संस्कृत भारत से प्रतिष्ठित हुई संस्कृति संस्कृतस्तथा भारत हमारे राष्ट्र की दो ही चीज से प्रतिष्ठा है, एक भारतीय संस्कृति, एक संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा हिंदी भाषा की मां है, संस्कृत से ही हिंदी उत्पन्न हुई है, इसलिए जो है भारत से प्रतिष्ठित है संस्कृति संस्कृत। संस्कृत को निरंतर पढ़ते रहने से हिंदी का स्वयं बोध हो जाता है। यदा यदा ही पुरुषम शास्त्रम समधिगच्छति तथा तथा विजानाति विज्ञानम चातुर्षु। हाउ मेनी टाइम्स हम जब बार बार किसी के पास जाते हैं तो उससे हमारा लगाव बढ़ता है, अफेक्शन बढ़ता है, कहते हैं ओल्ड वुड, ओल्ड वाइन, ओल्ड फ्रेंड। याद है कि साल भर पूर्व इन्होंने बहुत ही आग्रह के साथ मुझे कुलपति का भार ग्रहण करने के लिए आमंत्रण दिया। मैं अचंभित रह गया कि भाई मेरे नाम की आपको जानकारी कहाँ से। मैं कोई बहुत बड़ा ऐसा शीर्षस्थ व्यक्ति नहीं हूं जिसके नाम की चर्चा हो, लेकिन इन्होंने साहित्य के माध्यम से, साहित्य संपर्कियों के माध्यम से मुझ तक जो यह शुभ संदेश लाने का जो बीड़ा उठाया और आग्रह भरा बीड़ा, इसके लिए मैं इनके इंद्रधनुषी व्यक्तित्व से प्रभावित होकर मौनम सुकृत लक्षणम के आधार पर स्वीकार कर लिया कि ठीक है, आपका जो स्नेह है कि यह पद आप मुझे देना चाहते हैं, आपका भरपूर सहयोग रहेगा और मैं इस विद्यापीठ को जिस मुकाम तक ले जाना चाहता हूं अपनी भावनाओं के आधार पर, उसमें जब आप साक्षी हैं, उसके लिए आप कर्तव्यनिष्ठ हैं, तो मैं अवश्य ग्रहण करूंगा और उसी का परिणाम के रूप में मैं आज कुलपति के रूप में आपके साथ उपस्थित हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं कि हमारे इस कार्यक्रम में आप पधारे हैं और हिंदी और भारत का अभिन्न संबंध है। हिंदी की अस्मिता की रक्षा करना आपका दायित्व है और हिंदी हमारी पहचान, जिस तरह संस्कृत हमारी पहचान थी, तो वर्तमान में आज हिंदी हमारी पहचान है। धरा जब जब विकल होती, मुसीबत का समय आता, किसी भी रूप में कोई महामानव चलाता, तो मैं इस संस्था के निमित्त प्रदीप जी को एक महामानव ही समझता हूं, जो सबको जोड़ने का जो प्रयास इन्होंने किया है, जो इन्होंने जोड़ने का प्रयास किया है, इसके लिए मैं इन्हें बहुत बहुत साधुवाद देता हूं।
छोटे भाई हैं, इनको बहुत बहुत आशीर्वाद भी मैं देता हूं, ताकि इनकी यह मनोकामना, हिंदी के प्रति श्रद्धा निष्ठा है, वो पूर्णतः पुष्पफलित और फलित हो, और हमारे हिंदी के जितने भी विद्वान हैं सम्मानित हों इस विद्यापीठ के माध्यम। हमारे इस विद्यापीठ के उद्देश्यों को साकार करने के लिए देश के विभिन्न प्रांतों से पधारे आप विद्वज्जनों का, जिनका सम्मान भी होना है और जो खास उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं, मैं आप सबका सादर अभिनंदन करता हूं। विद्यापीठ के उद्देश्य हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति निर्बाध गति से चले, भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति चतुर्दिक दिगंत में प्रसारित हो। हमारी भाषा हिंदी, जो हम सब जानते हैं कि आजादी के समय सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका हिंदी भाषा की रही। आजादी के आंदोलन के समय कन्याकुमारी से कश्मीर तक देश के कोने कोने में एक ही ऐसी भाषा थी जो आजादी की लड़ाई के लिए संपर्क सूत्र बना, और यही माध्यम बना कि हमारे आजादी के दीवानों को, हमारे स्वतंत्रता के महारथियों को शक्ति और ऊर्जा प्रदान करने की भाषा बनी, एक दूसरे के संपर्क में रहे, और अंततः उनके संघर्षों का परिणाम हुआ कि 15 अगस्त 1947 को हम स्वतंत्र हुए। स्वतंत्र भारत में हमारा दायित्व है। हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने हमें आजाद भारत दिया। जो भाषा हमें आजाद करने के लिए इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, आज उस भाषा को राष्ट्रभाषा में न के रूप में न देख करके थोड़ी बहुत पीड़ा होती है। हमारा सब दायित्व है आजाद भारत के नागरिकों का, हम सबका, कि आइए हम हिंदी को वह सम्मान दें और शीघ्र ही राष्ट्रभाषा बने। मुझे साहित्य के प्रति लगाव हुआ, हिंदी के प्रति लगाव हुआ, और आज भी पूरी निष्ठा के साथ मैं हिंदी में ही काम करता हूँ। हालांकि मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी मीडियम से लॉ पास किया, LLB पास किया, मैं जज बना, लेकिन मैंने 90% कार्य हिंदी में किया और केवल 10% क्योंकि मैं जब समझा कि ये अंग्रेजी में ही फैसला देने योग्य है, कभी राष्ट्रीय मामले होते, कभी प्रकार के मामले आते हैं, तो टेक्निकल मामले थे, तो लेकिन इसके बावजूद मैं हिंदी में करता रहा, और हिंदी में जब भी कोई आवश्यकता पड़ी सी अंग्रेजी शब्द की, उसको ब्रैकेट में उसका देवनागरी में उसको लिखता रहा, ताकि उस अर्थ जो है ना अनंत तरह समझा जाए। तो मित्रों, हिंदी को लाना ये हम सबका दायित्व है। ये ठीक है कि राजनीतिक कारणों से हिंदी को आज राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दे पा रहे हैं। ये यथा उनकी भी है जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी अपनी राजनीतिक मजबूरियां हैं। मित्रों, एक दर्शन होता है, वो एक राजनेता का दर्शन होता है, और एक दूसरा होता है पॉलिटिशियन। एक स्टेट्समैन होता है और एक पॉलिटिशियन होता है। तो जो दर्शन के साथ में राजनीति में आता है, जीता है, वो राजनेता होता है, और पॉलिटिशियन से साथ में अपनी कुछ मजबूरियाँ होती हैं, तो उसे साम दाम दंड भेद किसी प्रकार से उसे अपने राजनीति को चलाना होता है और देश को आगे बढ़ाना होता है। उसका उद्देश्य यही होता है कि देश आगे बढ़े। जो व्यक्तिगत रूप से अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, उनकी बात मैं नहीं करता, लेकिन इसीलिए किसी ने बहुत प्यारी पंक्तियां लिखी हैं, मैं पंक्तियां समर्पित करना चाहती हूं आप समस्त जनों को, कि अंग्रेजी के टूटे फूटे शब्द मधुर लगते हैं, साहित्य शब्द की भाषा तो अब तीर चुभन से लगते हैं, वेदों में तो किससे आज के इस युवा वर्ग की ये विचारधारा है, संकीर्ण विचारधारा के चलते वे कहते हैं कि वेदों में तो किससे हैं, इतिहास उन्हें बस रहने दो, तुलसी ताली को मूक रखो और तुलसी ताली को मूक रखो, पुस्तकों में सिमटे रहने दो। अरे भारत माता का हृदय भी, मस्तक भी उस वक्त पीड़ा से झुक जाता है जब भारत माता का बच्चा हिंदी कहने से कतराता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हिंदी क्या है, हमें जिस पर गौरव करना
चाहिए और नतमस्तक होना चाहिए। क्या है ये हिंदी? तो बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी हैं कि माथे का चंदन हिंदी है, माथे पर्यावरण हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, ऐसे मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी के द्वारा जब मुझे इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी मिली कि इसमें शामिल होना है, तो मैं अपने आप को वैसे अनफिट मान रहा था, क्योंकि ये विद्या का एक मंच है जो विद्या के क्षेत्र से जुड़े हुए मूर्धन विद्वान लोग हैं, और मैं एक इंजीनियर हूँ। हमारा थोड़ा सा डिफरेंट फील्ड थी, किंतु फिर भी उन्होंने बोला सर कि आप शिक्षा के क्षेत्र में, अभी मैं अक्टूबर 2022 में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से सेवानिवृत्त होने के पश्चात मैंने मध्य प्रदेश शासन के एक बहुत महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी योजना है CM राइज योजना। इस योजना के प्रदेश प्रभारी के रूप में मुझे काम करने का अवसर मिला। तो इस योजना में मैंने जब जुड़ के ज्ञात हुआ कि क्या इसके उद्देश्य हैं, मैं बड़ा प्रभावित हुआ कि हमारे प्रदेश के उस टाइम के यशस्वी मुख्यमंत्री जी प्लस हमारे जो शासन के अधिकारीगण हैं, उन्होंने इस स्कीम के बारे में जो एक कंसेप्ट, एक अवधारणा। नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं अरुण सक्सेना। आज हमारे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध कथावाचिका और आध्यात्मिक बातों से अलख जगाने का एक नया अंदाज लेके हिंदी भाषा का मुख्यतः प्रचार प्रसार करने के लिए कृत संकल्पित सुश्री दीपा मिश्रा जी, मूलतः वृंदावन धाम उत्तर प्रदेश से आप हमारे सामने हैं, और किस तरह से जो है उन्होंने इतनी अल्पायु में वेद पाठी स्वीकार की, देश विदेश में जाकर अपनी विद्वत्ता के लोहा मनवाया, और साथ में हिंदी भाषा के लिए जो अनुपम अभिनव प्रयोग कर रहे हैं, क्या कुछ नया कर रहे हैं, जानते हैं उन्हीं की ज़बानी। बहुत बहुत स्वागत है दीदी दीपा जी आपका साधना न्यूज में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और चूँकि कृष्ण जन्मभूमि से ताल्लुक़ रखती हैं, तो निश्चित रूप से हम अपने दर्शकों के लिए एक बार फिर से बताना चाहेंगे, राधे राधे की उद्घोषणा के साथ उन्होंने अपना वक्तव्य शुरू किया है। तो दीदी, ये राधे राधे शब्द को ही थोड़ा सा पल्लवित करके विस्तार से आप बताएं एक बार। वृंदावन में एक बहुत सुंदर बात कही जाती है कि राधा मेरी स्वामिनी, स्वयं ठाकुर जी कह रहे हैं कि राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री व्रज वृंदावन वास। सब द्वारन को छोड़ के मैं आई तेरे द्वार, अहो भानु की लाडली नेक मेरी ओर निहार, अहो भानु की लाडली नेक मेरी ओर निहार। तो स्वयं श्री ठाकुर जी जिनकी कृपा कटाक्ष के लिए आतुर रहते हैं, चरण पे लोटत राधिका पायन, व्रज में कहावत है। देखिए, रामचरितमानस के जब हम दर्शन करते हैं तो वहाँ पर राघवेंद्र सरकार आगे आगे हैं और श्री जनक नंदिनी श्री सीता जी पीछे पीछे हैं। परमात्मा का उन्होंने अनुसरण किया, वहाँ एक मर्यादा है। लेकिन वृंदावन में ठीक उल्टा हुआ, यहाँ पर राधा रानी के चरणों पर लौटते हैं श्री ठाकुर जी। तो जब स्वयं अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक भक्तवांछा कल्पतरु स्वयं राधा रानी के चरणों पर लोटपोट होते हैं, न्यौछावर होते हैं, तो फिर हम क्यों न होंगे। और समस्त भगवत प्रेमी, विशेषकर कृष्ण प्रेमी, उनके लिए तो राधे राधे ही सर्वोपरि है, क्योंकि राधा के बिना श्याम आधा। इसलिए लोग कहते हैं राधे राधे। चलिए, निश्चित रूप से अपने सार गर्भित शब्दों में गागर में सागर भर के राधे शब्द को व्याख्यायित किया है यहाँ पर दीपा दीदी ने। दीदी, हिंदी भाषा और ख़ास तौर पे मैं फिर से एक बार आपको लेके जाना चाहता हूँ। दो शब्द, दो अक्षर जो आपने बताए थे, निसंदेह मन को छू गए। चाहे खान पान की बात कर लें, चाहे जो जितने देवी देवता हैं उनकी बात कर लें, दो शब्दों पे भी आप एक बार हमारे दर्शकों के लिए। जी, जैसा कि मैंने अभी व्याख्यान में अपने बताया कि जीव के जीवन का मूल तत्व है राम, और जब वह मूल तत्व इस जीवात्मा के शरीर से निकल जाता है तो हम स्वयं कहने लगते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जीवन में जीते जी अगर वो राम नाम की सत्यता को जान ले तो उसका जीवन सार्थक होगा, और उसके साथ साथ संपूर्ण मानव जाति का जीवन सार्थक होगा, ऐसा हमारे महापुरुषों ने कहा है। और मैं कदाचित कहा करती हूँ कि मेरे बाबा ये कहा करते थे कि हर एक के जीवन का संबंध राम नाम से है,
और वो एक दोहा कहा करते थे कि जिसका जितने भी अक्षर का नाम हो, तो वो एक सूत्र दिया करते थे कि नाम के अक्षर चौगुन कर, अपने नाम के अक्षर जितना जिसका नाम हो जितने अक्षरों का उसका ठीक चौगुना करना है। तो नाम के अक्षर चौगुन कर पुनि 5 मिलाई के 2 गुण कीजिए, और 8 को भाग दिए रघुनाथ, तो बचे जुग अंक तहाँ मन दीजिए। तो शेष फल हर एक के नाम का 2 ही आएगा। इसका मतलब ये है कि राम नाम से हमारा अक्षुण्ण संबंध है, जो पहले भी था, अब भी है और हमेशा रहेगा। तो इसीलिए राम नाम हमारी आत्मा है और राम नाम में ही हम पले हैं, बड़े हैं, और इस बात को हमें जानना ही चाहिए। यही राम नाम का है। दीदी, निसंदेह राम नाम को जानना चाहिए, और आपने कहीं ना कहीं राम के नाम को जनता के समक्ष लाने का बीड़ा उठाया हुआ है, चूँकि आप उस पावन भूमि से आती हैं। ऐसे में इतनी अल्पायु में वेद पाठी, साथ ही साथ आध्यात्मिक की दिशा में आप मैंने बचपन से आपका इस तरफ रुझान था, या कोई एक कारण बना? कृष्णमयी हो गई हैं आप, राम नाम की अलख जगा रही हैं, और ख़ास तौर पे हिंदी भाषा के प्रचार उत्थान के लिए कार्य कर रही हैं। जी, इसके लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि सबसे बड़ा योगदान जीव के जीवन में होता है उसका वातावरण, उसका अपना स्वयं का वातावरण। वो किस वातावरण में रह रहा है और कैसे अपनी नींव को तैयार कर रहा है। उसके लिए उससे भी अगर मूल में जाएं तो उसका परिवार किस परिवेश का है। अगर परिवार आजकल के भौतिक और पाश्चात्य परिवेश का है तो निश्चित रूप से उसकी संतान फिर पाश्चात्य सभ्यता को ही धारण करेगी, निश्चित रूप से। लेकिन यदि वो आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है और सत्संग से जुड़ा है, महापुरुषों की संगति से जुड़ा है, अथवा संतों से, सद्गुरु से जुड़ा है, तो निश्चित रूप से उसके जीवन में आध्यात्म होगा। ऐसा ही मेरे जीवन में कुछ हुआ। मैं ग्वालियर की निवासी हूँ, मूलतः मैं ग्वालियर से संबंधित हूँ, और मेरे पिताजी वहाँ के मुख्य मंदिर, जो वहाँ का गढ़ है, सनातन धर्म मंदिर के प्रधान पुजारी कई वर्षों से रहे हैं। और मेरे पूज्य बाबा जी भी पांडित्य कर्म में और सजग भूमिका निभाते थे आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में। फिर पिताजी ने, और उसके बाद वहीं का परिवेश पाकर, वो मंदिर था तो वहाँ सत्संग प्राय होता रहता था, संतों का आगमन होता रहता था। तो उनकी कहीं ना कहीं आभा, प्रभा, शोभा और उनका व्यक्तित्व हम पर ऐसा विराजमान हुआ कि कहीं ना कहीं, और इसके लिए पूर्व के संस्कार भी कुछ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और फिर जैसा आपका परिवेश होता है तो वो उस बीज को अंकुरित कर देने का काम करता है। तो मेरे कुछ प्रारब्ध भी थे, मुझे ऐसा लगता है ठाकुर जी की कृपा भी थी, और मेरा परिवार का वातावरण भी ऐसा था कि मुझे श्री ठाकुर जी की अपनी वाणी से सेवा करने का ये सौष्ठव सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मूलतः पारिवारिक जो पृष्ठभूमि थी, चूँकि पिताश्री निश्चित रूप से वहाँ प्रकांड पंडित रहे हैं, दादाश्री इसी क्षेत्र में रहे हैं, और उन्हीं का अनुसरण करते हो कहीं ना कहीं प्रारब्धों को, चूँकि ये चीज़ें अध्यात्म में होती हैं, प्रारब्ध को अपना सब कुछ मूल मानकर जो है ठाकुर जी की सेवा में लीन होने वाली दीपा दीदी से हम चलते चलते एक और प्रश्न करेंगे। मध्य प्रदेश सहित पूरे भारत का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला साधना न्यूज़, इस पर आप अपने दर्शकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जैसा कि इसका नाम ही अपने आप में इतना बड़ा सार्थकता सिद्ध करता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जीव, हर एक जीवात्मा के जीवन की सबसे बड़ी साधना, अगर वो भक्ति पथ में गति करता है तो भी साधना, अगर वो गुरु का अनुसरण करता है तो भी साधना, अगर वो भजन करता है तो भी साधना। तो साधना चैनल अपने आप में साधना तो है ही, लेकिन वो जनमानस को भी हर एक साधना से बांध करके रखे हुए है। ये इस चैनल की बहुत बड़ी सार्थकता है, और ऐसी सार्थकता के लिए मैं इस चैनल को, इस साधना चैनल को, इसकी साधना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, साधुवाद देती हूँ, और प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि उनकी ऐसी ही साधना उत्तरोत्तर अपनी गति को प्राप्त हो, सार्थकता उनके जीवन में सिद्ध हो, और सभी का जीवन मंगलमय करने में उनकी ये अभूतपूर्व भूमिका निरंतर बनी रहे। ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करती हूँ। शख्सियत में आज इतना ही, फिर किसी दिन किसी नई शख्सियत के साथ आपके सामने होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं अरुण सक्सेना। आज हमारे साथ हैं पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवेंद्र जैन साहब। आज भोपाल, राजधानी भोपाल के
एक रंगारंग कार्यक्रम में, गरिमामय कार्यक्रम में, जिसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय हिंदी विद्यापीठ उत्तर प्रदेश द्वारा विद्या वाचस्पति सारस्वत सम्मान कुछ लोगों को दिए गए हैं, उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर जैन साहब उपस्थित रहे हैं। क्यों हिंदी आवश्यक है और कैसे जुड़े, हम जानते हैं। हमारे साथ पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवेंद्र जैन साहब हैं, उन्हीं से बहुत बहुत स्वागत है जैन साहब साधना न्यूज में। धन्यवाद सर, कैसे लगा कि हिंदी को जो है उत्थान किया जाए और कैसे मन में प्रेरणा आई? क्योंकि आप चूँकि जज रहे हैं तो मैक्सिमम अधिकतम जो है वहाँ जजमेंट होते हैं वो अंग्रेजी में दिए जाते हैं, फिर भी आपने क्लिष्ट भाषा हिंदी को चुना। देखिए, भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है जी। विचारों की अभिव्यक्ति भाषा से होती है। भाषा की शुद्धता उसकी गरिमा को बढ़ाती है। भाषा की संप्रेषणीयता उसे बहुत दूर तक पहुंचाती है। तो हिंदी एक ऐसी भाषा है जो हम इसे मातृभाषा मान के चलते हैं, क्योंकि हम हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं। लेकिन हिंदी एक राष्ट्रभाषा के रूप में सम्मान प्राप्त करे, ये हमारी सबकी इच्छा है और हमारा सबका संकल्प है। अभी हिंदी को केवल राजभाषा का दर्जा दिया गया है। हमारे पुराने बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, बड़े बड़े नेता, उन लोगों की ये मंशा रही है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाए। लेकिन चूँकि हमने जैसा बताया कि राजनीतिक कारण हुआ करते हैं और राजसत्ता में बैठे हुए लोगों को ये देखना पड़ता है कि किसी प्रकार से कोई विपद्रव विद्रूपता उत्पन्न न हो, इसलिए चूँकि दक्षिण भारत में बहुत कुछ स्थानों पर, विशेषतः तमिलनाडु में, हिंदी का बहुत विरोध होता है और उनके विरोध के कारण जो है ना, हिंदी हमारे भारत में राष्ट्रभाषा नहीं बन पा रही है। मैं तो ये चाहूँगा कि उनकी शिथिलता, उसको शिथिल किया जाए, जो उनकी कट्टरता है उसको किस प्रकार से शिथिल किया जाए। देखिए, माता एक होती है, मातृभाषा एक होती है, माँ एक होती है, बाकी माँ की बहनें बहुत होती हैं। इस प्रकार से बहुत सारी भाषाएं भारत की हैं, वे हमारी मौसी हो सकती हैं, लेकिन मातृभाषा हमारी हिंदी होगी और हम हिंदी को जिएं और हिंदी ही हमारे लिए हमको अंतर्राष्ट्रीय भूमंडलीकरण तक पहुंचाएगी। मित्रों, मैं चिरगांव जिला झांसी उत्तर प्रदेश में जन्मा हूं, वहां का निवासी हूं और अब चूँकि मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा में आ गया था, इसलिए पूरा जीवन मेरा मध्य प्रदेश में समर्पित हुआ है न्यायिक सेवा को। और उसके बाद भी आज रिटायर हुए मुझे 23 वर्ष हो चुके हैं, फिर भी मैं हिंदी को लेकर के आज भी लगा रहता हूँ। हिंदी को मैंने एक प्रकार से इस तरह से अंगीकार किया है कि यद्यपि मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम से LLB की परीक्षा दी थी, लेकिन मैंने इसके फील्ड में आने के बाद में, चाहे वकालत का फील्ड हो, 3 वर्ष मैंने वकालत भी की झांसी में, और उसके बाद मैं न्यायिक सेवा में आया 1966 में। तब से मैंने संकल्प लिया कि मैं हिंदी में ही अपने निर्णय दिया करूँगा, आदेश लिखा करूँगा, क्योंकि जो मैं लिख रहा हूँ वो जिसके लिए लिख रहा हूँ, अगर उस तक मेरी बात नहीं पहुँची तो मेरे लिखने का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए मैंने हिंदी में ही 90%, मैंने जैसा बताया कि 90% मैंने निर्णय और आदेश हिंदी में ही दिए। 10% केवल इसलिए दिए कि कभी कभी ऐसा लगा कि उनकी तकनीकी कारणों से या किसी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय किसी महत्व का मामला होने से, इसके कारण से हमें अंग्रेजी को मैंने दिया, ताकि ये भी रहे कि हाँ, मैं भी अंग्रेजी जानता हूँ, ये बताना भी ज़रूरी है। आज हमारे साथी बहुत सारे, हमारे रिटायर्ड जज के एसोसिएशन है, वो लोग मिलते हैं, मैंने देखता हूँ अंग्रेजी में ही लिख रहे हैं, आज भी अंग्रेजी में लिख रहे हैं, मुझे अजीब लगता है। तो मैं तो हिंदी में ही लिख करके देता हूँ। मैंने अपने निर्णयों में भी जब कभी अंग्रेजी के शब्द की आवश्यकता पड़ी है तो मैंने उसे ब्रैकेट में लिखा, अंग्रेजी शब्दों, ताकि जो मैंने अभिव्यक्त किया है। मैं आपको यहाँ रोकना चाहूँगा सर। एक बहुत अच्छी आपने बात बताई है। ऐसे कोई एक समय भी आया होगा कि जब आपने अपने जजमेंट के समय में, क्लिष्ट चूँकि भाषा होती है हिंदी, तो क्लिष्टतम शब्दों का प्रयोग करने के कारण कोई वाकया आपको याद आ रहा हो, तो कम शब्दों में हमारे दर्शकों के लिए हम जानना चाहते हैं। देखिए, ऐसे वाकये बहुत कम आए हैं, क्योंकि मैंने क्लिष्ट शब्दों का बहुत कम इस्तेमाल किया। यद्यपि संस्कृत निष्ठ शब्दों का इस्तेमाल मैंने किया, लेकिन संस्कृत में भी सारे शब्द जो है क्लिष्ट नहीं है, उनकी संप्रेषणीयता होनी चाहिए। इसलिए मैंने, और जब कभी ऐसा अवसर आया है तो मैंने उनके जो अंग्रेजी के शब्द हैं, उन शब्दों को मैंने कोष्टक में लिखा, ताकि जो शब्द मैंने बोला है, प्रयोग किया है, और जिस संदर्भ में उसका प्रयोग किया है वो स्पष्ट हो और निर्णय भी स्पष्ट हो। तो कोई विशेष प्रसंग तो ऐसा मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरे जीवन का ये उद्देश्य रहा है। मैं आज भी यही करता हूँ कि हिंदी भाषा को लाना चाहिए।
मैं एक बात आपको यूँ बताना चाहूँगा कि हिंदी भाषा कैसे आ सकती है। जैसे मैं हस्ताक्षर हिंदी में करता हूँ, जैसे कि मैं अपने बैंक के फॉर्म में, कहीं के भी कोई फॉर्म हो, यद्यपि वो अंग्रेजी भाषा में रहते हैं लेकिन मैं उन्हें हिंदी में भरता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने अंग्रेजी में नहीं भर सकता, लेकिन मैं जानबूझ कर हिंदी में भरता हूँ। मैं एटीएम के पीछे खड़ा होता हूँ या किसी उसके पीछे खड़ा होता हूँ जाकर के, और मैं देखता हूँ कि लोग जो हैं अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हों। फिर मैं तीसरी चौथी पीछे खड़ा रहता हूँ, मैं धीरे से पूछता हूँ, भाई साहब आपको हिंदी आती है क्या? तो कहते जी हाँ। तो मैं कहता हूँ हिंदी में क्यों नहीं काम करते, अंग्रेजी में क्यों काम करते? उसका असर ही होता तो वो तो अंग्रेजी में काम कर चुका होता, लेकिन आगे जो 3 लोग खड़े होते जब मेरी इस बात को सुनते वो तुरंत हिंदी भाषा का बटन दबाते हैं। निश्चित तो हिंदी भाषा को लाने के लिए हमें अपनी ओर से बहुत सारे प्रयत्न करना चाहिए, तभी हिंदी आएगी। नहीं कैसे आएगी? हिंदी भाषी नहीं लाएंगे तो हिंदी कैसे आएगी? निश्चित रूप से जो मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा है, उसके उत्थान के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपना कर्तव्य करना चाहिए। चाहे न्यायमूर्ति जैसे पद पर डॉक्टर देवेंद्र जैन जी रहे, लेकिन उन्होंने अपने सारे माने अमूमन जो जजमेंट हैं उनको हिंदी में लिखा, बल्कि कई क्लिष्टतम शब्दों को जो है उन्होंने कोष्टक लगा के कोड भी किया, और हिंदी भाषा के लिए निरंतर सुधार के लिए प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे। 23 वर्ष हो चुके हैं सेवानिवृत्ति के, लेकिन इसके बाद भी आज एक युवा की भांति हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए आगे आ रहे हैं। ऐसे जो है मानद लोगों को एक बार बारंबार धन्यवाद। फिर किसी दिन ऐसी शख्सियत से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। आज हमारे साथ हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय हिंदी विद्यापीठ के कुलपति डॉक्टर इंदु भूषण मिश्र जी। हिंदी के लिए लगातार सतत निरंतर वर्षों से कार्य करते चले आ रहे हैं। आज भोपाल के, राजधानी भोपाल के होटल रेडिसन में कार्यक्रम में जो है मिलने का सुअवसर मिला है। डॉक्टर इंदु भूषण जी से क्या कुछ करने की मन में इच्छा रखते हैं, काफ़ी पुस्तकों का उन्होंने अनुवाद किया है संस्कृत से हिंदी में, जानते हैं हम इंदु भूषण जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जैसा कि आज आपने कार्यक्रम किया है, यहाँ विद्या वाचस्पति सारस्वत सम्मान से लोगों को सम्मानित किया है, उपाधि दी है, डॉक्टरेट की ये उपाधि मानी जाती है। ऐसे में इस कार्य को करने की प्रेरणा कैसे आई? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश के जितने भी विद्वज्जन हैं उनका सम्मान किसी न किसी कारण से सब जगह नहीं हो पाता है। उनकी मेधा जो सम्मान की अधिकारिणी रहती है उसके लिए वे वंचित हो जाते हैं। तो हम लोगों ने यह विचार किया कि क्यों नहीं अपनी विद्यापीठ के माध्यम से लोगों को सम्मानित किया जाए, उन्हें विद्या से विभूषित किया जाए। उनकी जो सारस्वत साधना है उसका अध्ययन मनन के माध्यम से जो उन्होंने कुछ अर्जित की है उसको सम्मानित करने का हम लोग प्रयास करें। चूँकि उत्तमा मानम इच्छन्ति अधनम मानम च मध्यमा अधमा धनम अच्छन्ति मानो ही महताम धनम। विद्वज्जन जो होते हैं वो सिर्फ मान के भूखे होते हैं, उनको समुचित सम्मान न मिलना ये एक अपराध है। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि क्यों नहीं अपने मंच से हम उन लोगों को सम्मानित करें। तो यह सम्मान उनको दिया जा रहा है और हम लोग इसके लिए हमेशा कटिबद्ध हैं। इस क्षेत्र से संपूर्ण देश से लोगों को ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी लोगों को खोज करके उनको सम्मानित करने का हम लोग प्रयास करेंगे। बिल्कुल, निश्चित रूप से सम्मान मिलना चाहिए और कम से कम जो उस सम्मान के हकदार है वस्तुतः उनको उस समय वो सम्मान मिले। डॉक्टर साहब, निश्चित रूप से बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी की बात कर लें, बड़े बड़े राजनेताओं की कर लें, मंत्रियों की कर लें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोगों की कर लें, यदि भारत की बात करें तो अमिताभ बच्चन सरी के कई खिलाड़ी और इन सभी को सम्मान दिया गया। तो ये सारी की सारी सतत जो चीज़ें हैं, इनका जो आप लोगों को खोजते हैं, उनके जो समाज के प्रति किए गए कार्य हैं, चाहे हिंदी भाषा के लिए किए गए, तो एक समिति होती होगी, क्या मापदंड होते हैं और कैसे सम्मान दिया जाता है? जी, हमारे विद्यापीठ में भी यह मापदंड की व्यवस्था की गई है और इसमें हम लोग ये देखते हैं कि उनकी सारस्वत साधना किस स्तर से है और उनको किस तरह सम्मानित किया जाए। तो उनकी पुस्तकों को अवलोकन किया जाता है, फिर उनके कार्य क्षेत्रों में उनकी उपलब्धियों को देखा जाता है और इस तरह उसको देख करके हम लोग उनको सम्मानित करने का प्रयास करते हैं, किसी भी भेदभाव से रहित होकर के। और हम लोग चाहते हैं कि उनका सम्मान हो, उससे हमारी भारतीय, हमारी हिंदी संस्कृति जो है, हमारी हिंदी भाषा जो है गौरवान्वित होती है, हमारा देश गौरवान्वित होता है। और एक विद्वान
जो अपनी साधना से इस शक्ति धरती को विभूषित कर रहा है, अपनी योग्यता से जो आलोकित कर रहा है, उसको अगर सम्मान न दिया जाए तो ये अच्छी बात नहीं होगी। इसलिए सबसे बड़ी मेधा जो है ये सर्वोपरि है, और इसके लिए हम लोग प्रयत्नशील रहते हैं कि उनके कार्यों में कुछ ऐसा हो जो मानवों की मानवता को उद्वेलित करे, उनको संवर्धित करे, उनको जो है एक लोकमान्यता के आधार पर जो हमारी स्थिति आई है मानवों की, हम जो श्रेष्ठ कहलाए हैं, उसको सम्मानित करने का प्रयास हम लोग करते हैं। बिल्कुल, निश्चित रूप से जो मेधा है, जो वास्तविक सम्मान के हकदार हैं, उनको खोजें, उनको एक मंच पर लाके इकट्ठा करें, उनको सम्मानित करें। डॉक्टर साहब, एक बड़ी चीज़ और यहाँ आपके संबोधन में आई थी, 25 लगभग पुस्तकें जो संस्कृत से आपने हिंदी में अनुवाद की, तो एक नया अभिनव प्रयोग रहा है, और इसको कहाँ तक ले जाएंगे? अभी तो मैं लगा हुआ हूँ, और आप बहुत ही लोक विस्तृत पुस्तक रही है मार्कंडेय ऋषि जी की, दिव्या के नाम से हमने उसको निकाला है, श्री दुर्गा सप्तशती का। हमने पद्य अनुवाद समूचा पूजन विधि के साथ हमने किया है। उसी तरह बहुत सारी पुस्तकें हैं जो जनउपयोग में हैं, लेकिन उसको लोग समझते नहीं, बुझते नहीं, और इससे उसका जो महत्व घटता है। मैं देखता हूँ कि कथाओं के माध्यम में लोग सुनते तो हैं, लेकिन वह इधर उधर ध्यान भटका देते हैं, उसको समझते नहीं हैं। तो जब तक वो उनको ज्ञान नहीं होगा, लोग संस्कृत समझ करके इधर उधर भटक जाते हैं। इसलिए ये आवश्यक है जब वो पढ़ करके स्वयं समझेंगे। जैसे रामचरितमानस में हुआ, वाल्मीकि जी ने लिखा, लेकिन लिखने के बाद जो लोग प्रसिद्धि हुई रामचरितमानस के माध्यम से, आज गांव का एक अनपढ़ किसान भी उसको कुछ न कुछ बोल लेता है। इसलिए हमने यह प्रयास किया है कि हर जगह उसको लोग कंठ पे समाहित करने का प्रयास किया जाए। हमारी संस्कृति जो है, हमारे जो शास्त्र हैं, वो लोक संस्कृति कंठ में आएँ। और हमने दुर्गा सप्तशती का अनुवाद किया है, श्रीमद् भागवत का अनुवाद किया है, हमने गीता का अनुवाद किया है। इस तरह हमने अपना प्रयास जारी रखा है। वेदों के मंत्रों का मैंने अनुवाद किया है। जहाँ तक मेरी बुद्धि प्रज्ञा जा रही है, जो परमात्मा हमसे करवा रहे हैं, यह तो उनका ही प्रसाद है, मेरा तो कुछ है नहीं। इसलिए तुभ्यमेव समर्पये, मैं उनको समर्पित करता जा रहा हूँ। और कुछ पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, कुछ पुस्तकें प्रकाशित नहीं हुई हैं, प्रकाशन क्रम में लगी हुई हैं, और प्रकाशन के बाद हमारे विद्वानों को भी उससे संतुष्टि मिलनी चाहिए, उनका आशीर्वाद मुझे मिलेगा। और हिंदी की सेवा में इसको मैं अपना बहुत बड़ा लगा हुआ हूँ कि हमारी संस्कृत साहित्य की जो सारगर्भित बातें हैं, वह हिंदी के माध्यम से लोग तक पहुँचे, लोग उसको समझें, और हमारी संस्कृत भाषा के प्रति रुझान बढ़े, हिंदी के प्रति रुझान बढ़े। और तब जो उनके मानव का संस्कार जो बदलेगा, मानव दिमाग का संस्कार जो बदलेगा, उससे हमारा भारत जो है आलोकित होगा, विश्व आलोकित होगा। और हमारा एक ही प्रयास है कि हम मनुष्य जो हैं, वह एकदम मनुष्यता को प्रतिष्ठापित करने के लिए साहित्य का बहुत बड़ा योगदान ले सकते हैं। साहित्य इसके लिए बहुत बहुत कारगर साबित हो सकती है। चलिए, चलते चलते एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब आपकी ओर मैं लेके आता हूं कि इस तरह के कितने अभी तक कार्यक्रम हम कर चुके हैं, आगामी कार्यक्रम कहां होना है, और भविष्य में क्या कार्य योजना रहेगी, संक्षिप्त में इस पर प्रकाश डालें। इसके संबंध में आपको जानकारी मैं बाद में दूंगा, क्योंकि अभी अगली कार्यक्रम की जानकारी नहीं मिल पाई है। हम लोग समिति के माध्यम से उसका निर्णय नहीं कर पाए हैं। जब उसका निर्णय होगा तो फिर उसकी जानकारी दी जाएगी। ये साधना चैनल के माध्यम से जो हम लोग साहित्य की सेवा का साक्षात दर्शन कर रहे हैं, विद्वजनों का दर्शन कर रहे हैं, तो यह इसमें आप लोग जुड़िए और साधना चैनल के कार्य की सराहना कीजिए, और इसके हर विकास के लिए अपना योगदान देते रहिए, ताकि यह जो है आपके कार्यक्रमों को आगे बढ़ावे, आपकी साधना को उन्नत करे। और इसका जो उद्देश्य है कि साधना के प्रचार प्रसार में अपनी भूमिका इस चैनल के माध्यम से बढ़े, तो उसमें यह सार्थक सिद्ध हो सके। मैं इस साधना चैनल वालों को, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत बड़ा उठाया है भारतीय संस्कृति मर्यादा को बढ़ाने के लिए, हमारे सिद्धांतों को, हमारे लोक सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए। इसके लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत बहुत बधाई। तो ये थे डॉक्टर इंदुभूषण मिश्रा जी, कुलपति डॉक्टर पंडित दीनदयाल उपाध्याय विद्यापीठ उत्तर प्रदेश से। अब आज इतना ही, फिर किसी दिन अगली शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, आज हमारे साथ है डॉक्टर विश्वनाथ पाणिग्राही, और आप हिंदी भाषा के अलावा कहीं ना कहीं जो मतदाता जागरूकता प्रोग्राम है, स्वीप जिसे कहा जाता है, उसके लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। मध्य प्रदेश से
अभी कुछ ही समय पहले अलग हुए प्रदेश छत्तीसगढ़ से मूलतः हैं डॉक्टर पाणिग्राही जी। हम उनसे जानते हैं कि किस तरह मतदाता जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित करते हैं। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर विश्वनाथ पाणिग्राही छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले से आया हूँ। महासमुंद जिले के मतदाता जागरूकता यानी स्वीप का मैं आइकान हूँ और जब से मतदान की तिथि की घोषणा हुई है तब से मैं हमारे माननीय कलेक्टर महोदय श्री प्रभात मलिक सर स्वीप कमेटी के मार्गदर्शन में निरंतर प्रदेश में विभिन्न जिले में और प्रदेश में भी बहुत जगह में घूम करके मतदान जागरूकता कर रहा हूँ। आज मुझे अवसर मिला पंडित दीनदयाल उपाध्याय हिंदी विद्यापीठ वृंदावन मथुरा धाम के इस कार्यक्रम में भोपाल की इस पावन धरा में लोगों को जगाने का। आज के इस कार्यक्रम में देश के लगभग 10-12 प्रदेशों से यहाँ पर आए हुए हैं। एक लघु भारत का स्वरूप है और मैंने समझा कि यहाँ से दिया हुआ संदेश पूरे देश को जाएगा। और मैं बता दूँ आपको कि मेरा एक नवाचारी कार्यक्रम है। मैं लोगों को इस तरह के निमंत्रण पत्र छपा के देता हूँ, हल्दी और पीला चावल लगा करके मैं आज सबको यहाँ वितरित करता हूँ। साथ ही चूँकि भारत के विभिन्न प्रदेशों से आए हैं तो मैंने 16 भाषाओं में जागरूकता नारे का पोस्टर बना करके यहाँ पर अतिथियों के हाथ से विमोचन भी हुआ और लोगों को उनकी भाषा में संदेश दे रहा हूँ कि मतदान जरूर करें। हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और 7 चरणों में मतदान हो रहा है। अपनी अपनी सुविधा से वोट दें, वोट जरूर दें, 100% मतदान करें। सबसे पहले मतदान, उसके बाद दूसरा काम, ये हमारे निर्वाचन आयोग का नारा है। मैं पुनः विनम्र अनुरोध करूंगा, साथ ही साधना न्यूज़ चैनल को बारंबार धन्यवाद ज्ञापन करूंगा कि आज साधना चैनल के माध्यम से मेरा मतदान का संदेश जन जन तक पहुंचेगा। जय हिंद, धन्यवाद।